गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 27 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो देखो, इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में देश का पहला एआई यूनिकॉर्न कौन सा बन गया है। अच्छा प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न, मार्क करना है इसको। तो आंसर होगा कृत्रिम। अब जैसे ही मैंने कृत्रिम बोला आपको याद आ गया होगा, अभी कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था ओला के जो को फाउंडर है भावेश अग्रवाल, उन्होंने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल लॉन्च किया था जिसका नाम कृत्रिम रखा था। और उन्होंने ये कहा था कि ये हमारी 8वीं अनुसूची की जो 22 भाषाएं हैं उनको ये समझ सकता है और 10 भारतीय भाषाओं में जवाब दे सकता है। मतलब आप 22 भाषाओं में इससे सवाल पूछ सकते हो और वो 10 भाषाओं में आपको जवाब दे सकता है। और अभी इसे $50 मिलियन की फंडिंग मिल गई है, जिसके बाद अब ये $1 बिलियन की कंपनी बन गई है। मतलब भारत की पहली एआई यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है। या आप यूं भी कह सकते हो कि सबसे तेज यूनिकॉर्न का दर्जा पाने वाला ये भारतीय स्टार्टअप बन गया है कृत्रिम। यूनिकॉर्न मतलब अगर किसी भी स्टार्टअप की जो वैल्यूएशन है वो $1 बिलियन या उससे ज्यादा हो जाए तो उसे यूनिकॉर्न कहेंगे। और इसी तरह आपको याद होगा 2023 में हमने पढ़ा था 2023 का पहला यूनिकॉर्न कौन सा बना था। अगर ऐसे प्रश्न आ गया तो उसका तो आंसर जेप्टो करना। लेकिन अगर प्रश्न पूछा जाए अभी देश का पहला एआई यूनिकॉर्न कौन सा बन गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिकॉर्न कौन सा बना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित स्टार्टअप यूनिकॉर्न कौन सा बना है, इसका मतलब ये हो गया। तो कृत्रिम आंसर करना। अब देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हुई है। मैं पिछले एक साल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित जितने भी आपके करंट अफेयर्स में आपने प्रश्न पढ़े हैं वो सारे मैं आपको एक एक करके रिवाइज कराऊंगा। लेकिन उससे पहले एक प्रश्न, उसका उत्तर आप लोगों को कमेंट करना है कि अभी एक रैंकिंग आई थी ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023। ज्यादा पुरानी बात नहीं, अभी नवंबर में ही आई थी। उसमें भारत की रैंक क्या है, मतलब यूनिकॉर्न कंपनीज के मामले में भारत की रैंक क्या है। टॉप पे तो अमेरिका है, ये मैं आपको बता दूं। भारत की रैंक क्या है ये आप बताओ, जब तक मैं आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पूरे साल भर का चक्कर लगवा के आता हूं। तो आपको याद है भारत ने विश्व के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को लॉन्च किया था जिसका नाम इंद्रजाल है। खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए एआई आधारित ओरोन विमान को लॉन्च किया था इजराइल ने। भारत का पहला एआई स्कूल लॉन्च हुआ कहां पे, केरल के तिरुवनंतपुरम में। उसका नाम रखा शांतिगिरी विद्या भवन। मध्य प्रदेश ने जस्ट टास्क नाम से एआई चैटबॉट लॉन्च किया था। और मेटा, जिसको पहले फेसबुक आप कहते थे, इसने माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर के एआई आधारित एक भाषा मॉडल लॉन्च किया था लामा 2 नाम से। और किस राज्य ने एआई आधारित न्यूज एंकर लीसा को लॉन्च किया था, तो उड़ीसा आंसर होगा। एलन मस्क ने एआई आधारित स्टार्टअप एक्स एआई को लॉन्च किया था ओपन कर देने के लिए। किस यूनियन टेरिटरी ने भारत का पहला टेलीमानस चैटबॉट लॉन्च किया, जम्मू कश्मीर ने। और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने सर्वाधिक एआई निवेश वाले देशों की सूची जारी की थी जिसमें भारत को 5वें स्थान पर रखा था, टॉप पे अमेरिका था। किसने ग्रामीण भारत के लिए एआई चैटबॉट जुगलबंदी को लॉन्च किया, तो माइक्रोसॉफ्ट ने। माइक्रोसॉफ्ट से हमेशा मैं आपको बताता हूं इसने स्थानीय भाषाओं को प्रमोट करने के लिए प्रोजेक्ट एलोरा भी लॉन्च किया था। जनरेटिव एआई प्लेटफॉर्म टोपाज को किसने लॉन्च किया, तो इन्फोसिस ने। और इन्फोसिस के 2 अभी टेनिस प्लेयर ग्लोबल एम्बेसडर बने थे। कौन कौन, राफेल नडाल जो कि स्पेन से हैं और ईगा स्वेटेक जो कि पोलैंड से हैं, ये भी ध्यान में रखना। और ओपन एआई जो कि अमेरिकी कंपनी है, इसने चैट जीपीटी लॉन्च किया था। जीपीटी की फुल फॉर्म जरूर ध्यान रखना, जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। हर बार मैं आपको बताता हूं, 2 बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है ये फुल फॉर्म। उसी तरह से रशिया ने गीगा चैट लॉन्च किया था, तो गूगल ने बार्ड लॉन्च किया था। और वैसे गूगल ने अभी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूरल नेटवर्क जेमिनी एआई को भी लॉन्च किया था। अच्छा, एआई के गॉडफादर किन्हें कहा जाता है, जेफरी हिंटन को। उसके अलावा आपको याद होगा अभी एआई सुरक्षा पर पहला शिखर सम्मेलन हुआ था यूके के ब्लेचले में। और यहीं पे ब्लेचले घोषणा पत्र, ब्लेचले डिक्लेरेशन पे हस्ताक्षर किए गए थे। ये अगर पूछे ना, ब्लेचले घोषणा पत्र का संबंध किससे है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा से संबंधित है। और अभी हमने पढ़ा था कि भाषिणी नाम के एआई ने मोदी जी के भाषणों को तमिल में अनुवादित किया था, जो वाराणसी में काशी तमिल संगम हुआ था वहां पे। उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अभी एआई आधारित क्षेत्रीय भाषा अनुवाद उपकरण लॉन्च किया था जिसका नाम सुवास है। ये ओला का तो मैंने आपको बता ही दिया, यही तो हमारा मेन प्रश्न है, कृत्रिम। और दुनिया की पहली एआई रोबोट एक कंपनी में सीईओ बन गई है, उसका नाम मीका है और उस कंपनी का नाम डिक्टेडोर है। ये कोलंबिया की कंपनी है। और अभी किसने एआई ओडीसी प्रोग्राम लॉन्च किया था, तो माइक्रोसॉफ्ट ने। और ये अभी लेटेस्ट प्रश्न हमने पढ़ा था अभी जनवरी में ही कि अभी केंद्र सरकार ने शिक्षा में बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से एआई आधारित एप्लीकेशन लॉन्च किया, तो आंसर होगा अनुवादिनी।
तो ये जो इतने सारे प्रश्न मैंने आपको रिवाइज कराए, ये सारे के सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित है और जनवरी 2023 से लेकर जनवरी 2024 तक के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने आपको यहाँ पे रिवाइज करवा दिए। अच्छा, आप में से कोई अगर वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे ना, आपको लग रहा होगा डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास थी ये तो, लेकिन इसमें एक ही क्वेश्चन में मैंने आपको पूरे साल भर का रिवीजन करा दिया। आपकी टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की क्लास बन गई है। तो अपनी क्लास में यही बेनिफिट आपको मिलेगा। एक बार आप चीज याद कर लो बस, फिर मैं आपको भूलने नहीं दूंगा। जितना मेरे से हो सकेगा कम से कम टाइम लेकर के आपका यहीं पे रिवीजन करवा दूंगा। अच्छा, मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि अभी ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है, तो याद रखना तीसरे नंबर पे है भारत यूनिकॉर्न के मामले में। अगला प्रश्न देखते हैं। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में 2024 के लिए कुल कितने पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई, तो आंसर होगा 132। अच्छा, इस क्वेश्चन में मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, सिर्फ इतना समय आपको बता दूं, अभी पद्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है, जिसमें टोटल पद्म पुरस्कार कितने दिए जाएंगे, 132 दिए जाएंगे, जिसमें से पद्म विभूषण 5 हैं, पद्म भूषण 17 हैं और पद्मश्री हैं 110। ये जरूर याद रखना, पद्म पुरस्कार कितने हैं, 132 है, लेकिन कितने लोगों को दिए जाएंगे, तो आंसर होगा 134। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ऐसा कैसे होगा, तो देखो इसके ऊपर मैंने पूरा एक बेहतरीन वीडियो, छोटा सा वीडियो बना दिया है आपके लिए, जिसमें पूरा पद्म पुरस्कार कवर कर लिया हमने, भारत रत्न भी हमने कवर कर लिया उसी में। तो वहां जाकर के आप वो पूरा वीडियो देख लो। मैं उसी चीज को वापस यहाँ पे रिपीट करूंगा, जबरदस्ती वीडियो लंबा हो जाएगा। तो अपने सेक्शन में जाकर के वीडियो आपको मिल जाएगा, या सिंपल सा सर्च करना यूट्यूब में क्रैक एग्जाम पद्म अवार्ड्स 2024, या फिर वीडियो का लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में भी मैं डाल दूंगा। उम्मीद है आप मेरी बात समझ रहे होंगे, क्योंकि ये सारी चीज मैं वहां पे आपको डिटेल में समझा चुका हूं आराम से, और उसी चीज को वापस रिपीट करके भी समझाऊंगा। 2-5 मिनट हमारे खराब होंगे। तो बस प्रश्न का उत्तर देख लो, 132 पद्म पुरस्कार दिए गए। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 26 जनवरी को। तो हर साल 26 जनवरी को इंटरनेशनल कस्टम्स डे के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं, क्योंकि 26 जनवरी 1953 को इंटरनेशनल कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है, और इसका हेडक्वार्टर भी याद रखो, हेडक्वार्टर कहां पर है, ब्रुसेल बेल्जियम में है, जहां पे यूरोपियन यूनियन का भी है, जहां पे नाटो का भी है। और इस बार की थीम है कस्टम्स एंगेजिंग ट्रेडिशनल एंड न्यू पार्टनर्स विद पर्पस। अब इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। चलो जनवरी के सारे इंपॉर्टेंट डेज एक बार मैं आपको रिवाइज कराऊं। देखो, 1 जनवरी को हमने ग्लोबल फैमिली डे मनाया, डीआरडीओ का स्थापना दिवस भी होता है। 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे होता है। 5 जनवरी को राष्ट्र पक्षी दिवस। 6 जनवरी को विश्व युद्धनाथ दिवस। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। 14 जनवरी को सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस। अभी 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया। 24 जनवरी को एक तो राष्ट्रीय बालिका दिवस और एक अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया था। 25 जनवरी को भी 2 दिन मनाए थे, राष्ट्रीय मतदाता दिवस और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। तो ये जनवरी के अभी तक इंपॉर्टेंट डेज हम मना चुके हैं, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में एशियाई शॉट गन चैंपियनशिप 2024 ये कहां पे आयोजित हुई, तो आंसर होगा कुवैत में। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एशियन शॉट गन चैंपियनशिप 2024 की। 2024 में इसका ये 11वां संस्करण था, जो अभी 14 से लेकर 21 जनवरी 2024 तक हुआ। कहाँ पे, कुवैत की कैपिटल कुवैत सिटी में। और इसमें भारत ने कितने मेडल जीते, भारत ने टोटल 8 मेडल जीते हैं, जिसमें 1 गोल्ड है, 3 सिल्वर है और 4 ब्रोंज है। और ये 1 गोल्ड भी टीम इवेंट में हमारे पास आया है। उस टीम में 3 खिलाड़ी हैं, कौन कौन, माहेश्वरी, रायजा डिल्लो और गनेमा सिखोन। नाम नहीं पूछेंगे, सिर्फ इतना सा ये ध्यान रखना, 1 गोल्ड आया, टोटल मेडल 8 है। और मेडल टैली में अगर बात करोगे तो भारत तीसरे स्थान पर है, देख लो आप, पहले पे चाइना है, दूसरे पे चीनी ताइपे और तीसरे पे भारत है। अच्छा, इसी तरह से आपको याद होगा अभी जो 19वें एशियन गेम्स हुए थे, चाइना के हांगजाओ में हुए थे ना, उसमें भारत चौथे स्थान पर रहा था 107 मेडल के साथ। और जो 41 नंबर के पैरा एशियन गेम्स हुए थे, चाइना के हांगजाओ में हुए थे, उसमें भारत 5वें स्थान पर रहा था 111 मेडल के साथ। और अभी जो 37 नंबर के नेशनल गेम्स हुए थे गोवा में, जिसका मैस्कॉट क्या था, मोगा, उसमें महाराष्ट्र टॉप पे था, टोटल उसने 228 मेडल जीते थे। और अब 2024 में जो 38 नंबर के नेशनल गेम्स है वो कहाँ पे होंगे, याद रखना, उत्तराखंड में होंगे। अच्छा, अभी दिसंबर की बात है, पहली बार खेलो इंडिया पैरा गेम्स का भी आयोजन हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था। और उसका शुभंकर मैस्कॉट क्या था, उज्ज्वला था, जो रिप्रेजेंट करता है गौरैया चिड़िया को। उसमें टॉप पे रहा था हरियाणा, 105 मेडल जीते थे इसने।
तो ये भी सारी बातें ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। चलो फिर बताओ, अभी भारतीय नौसेना का दूसरा वेरी लो फ्रिक्वेंसी VLF संचार स्टेशन कहाँ पे स्थापित होगा? तो आंसर होगा तेलंगाना में। तो अभी तेलंगाना के विकाराबाद जिले के दुम्मई गुडेम वन क्षेत्र में भारतीय नौसेना का ये दूसरा वेरी लो फ्रिक्वेंसी कम्युनिकेशन सिस्टम स्थापित होगा और ये इसका दूसरा है। पहला पूछोगे तो वो आपको मिलेगा तमिलनाडु में और अब ये दूसरा स्थापित होगा तेलंगाना में। तमिलनाडु वाला तो 1990 में स्थापित किया गया था और उसके बाद ये अब दूसरा स्थापित किया जा रहा है। अच्छा, होता क्या है इनसे, इस स्टेशन से क्या होता है? तो भारतीय नौसेना इन स्टेशनों का इस्तेमाल करेगी जो जहाज, जो पनडुब्बी वगैरह होते हैं उनसे संचार करने में, कम्युनिकेशन करने में, और ये वेरी लो फ्रिक्वेंसी में काम करता है। वैसे हमारे नेवल चीफ नौसेना प्रमुख कौन है? R हरि कुमार है। और नौसेना दिवस हम कब मनाते हैं? 4 दिसंबर को मनाते हैं। इस बार नौसेना सम्मेलन का आयोजन आपको पता है ना कहाँ पे किया गया था? सिंधु दुर्ग किले में, जो आपको मिलेगा महाराष्ट्र में। लेकिन बात यहाँ पे इस बार तेलंगाना की है। तो ये रहा मैप में तेलंगाना। देखो, तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद है और हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो मूसी नदी के किनारे। आपको ये भी याद होगा, हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए हमने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन पोलो चलाया था। यहाँ के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी अभी नए बन गए कांग्रेस के। गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन है। अभी आपको याद होगा तेलंगाना सरकार ने गृह ज्योति योजना शुरू की थी। उससे पहले यहाँ पे आरोग्य श्री योजना भी शुरू हुई थी। अभी यहाँ पे कानुमा त्योहार भी मनाया गया था। वैसे बथुकम्मा फेस्टिवल भी यहाँ पे मनाया जाता है, जिसे फूलों का त्योहार कहते हैं। बोनालू उत्सव यहाँ पे मनाया जाता है। 2024 में भारत में जो ई-प्रिक्स का दूसरा संस्करण होगा वो हैदराबाद में ही होगा। और भारत का पहला सोलर साइकिल ट्रैक कहाँ पे बनाया गया? हैदराबाद में ही, जिसकी लंबाई 23 किलोमीटर है। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज भी लॉन्च किया गया था हैदराबाद में ही। हैदराबाद को अभी ग्रीन सिटी अवार्ड भी मिला था। उसके अलावा अभी हैदराबाद में हुसैन सागर झील के किनारे BR अम्बेडकर जी की प्रतिमा भी लगाई गई थी, जिसकी हाइट 125 फुट है और उसके वास्तुकार रामवी सुतार है। अच्छा, यहाँ पे एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, अभी जो राम मंदिर बना है अयोध्या में, उस मंदिर के वास्तुकार कौन है? और जो मूर्ति स्थापित की गई है तो उस मूर्ति के मूर्तिकार कौन है? कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओ, मैं देखूं तो सही कितनों को याद है। और हाँ, अगर वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं, आप में से कोई स्टूडेंट, तो राम मंदिर के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने कहीं और जगह वीडियो देख लिया है, फिर भी मैं कहूंगा वो वीडियो जरूर देखना, क्योंकि वहां पे आपको एक्स्ट्रा चीज ही मिलेगी। वो एक्स्ट्रा चीज क्या है? अभी राम मंदिर या अयोध्या से संबंधित जो भी करंट अफेयर्स के प्रश्न आए थे वो भी मैंने वहां पे डाल दिए हैं। जैसे कि राम मंदिर के ऊपर कोई बुक लॉन्च हुई थी, जैसे अयोध्या के एक प्रोडक्ट को भी रिसेंटली GI टैग मिला था। तो इस तरह से करंट अफेयर्स को भी जोड़ करके मैंने वहां पे क्वेश्चन बना दिए हैं, तो उससे आपका वो भी रिविजन हो जाएगा। अच्छा, पहले तो आप मुझे बताना कि आप में से कौन कौन इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं। एक तो मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, मुझे ये तो पता लगे कि कोई पहली बार देख भी रहा है, नहीं देख रहा है इस वीडियो को। आपको वीडियो कैसा लगा ये भी बताना, और वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करा करें। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, आप यकीन नहीं करोगे। अभी लगभग मैं सुबह जाकर के सोऊंगा तो लगभग मैं 17-18 घंटे से काम कर, क्योंकि कल सुबह से पद्म पुरस्कार का वीडियो भी मुझे बनाना था, साथ में डेली करंट अफेयर्स का भी बनाना होता है। और आप जानते हो बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स की तरह मेरे पास फैसिलिटी नहीं है, यहाँ सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, तो टाइम ही नहीं मिलता है। तो बहुत मेहनत लगती है। अगर आप वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, आगे आपके लिए और काम करने की इच्छा होगी। आज की वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 6000 लाइक्स का। बाकी आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं क्विज बना दूंगा, क्विज मिल जाएगी आपको, PDF मिल जाएगी। कहाँ पे? क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में कौन सा राज्य दुनिया में अपनी तरह की पहली मेलानिस्टिक टाइगर सफारी स्थापित करेगा? तो आंसर होगा उड़ीसा। तो अभी उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी, उन्होंने मयूरभंज में जो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है उसके पास में दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की योजना का अनावरण किया, जिसका उद्देश्य क्या है? पर्यटकों को मेनालिस्टिक बाघों की एक दुर्लभ झलक प्रदान करना, जिन्हें आमतौर पर काले बाघ के रूप में जाना जाता है। और आपको याद होगा, हमने पढ़ा भी था, इस तरह के काले बाघ अभी सिमलीपाल नेशनल पार्क में या सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में देखे गए थे। मतलब काले टाइगर से क्या मतलब होता है? टाइगर की जो धारियां होती है ना, इनकी जो धारियां हैं वो थोड़ी मोटी होती हैं। मोटी होने के कारण क्या होता है, अगर इन्हें साइड से देखा जाए ना तो ये बिल्कुल ब्लैक नजर आती हैं, तो फिर इन्हें काला बाघ बोल दिया जाता है, ब्लैक टाइगर। अच्छा, ये मयूरभंज जिला न्यूज में था, आपको याद है क्यों? तो 2023 में टाइम्स ने जो विश्व के महानतम स्थानों की सूची जारी की थी ना, इसमें 2 भारतीयों को शामिल किया गया था, 2 भारतीय स्थानों को। एक तो ये उड़ीसा का मयूरभंज जिला था और एक लद्दाख था, तो इसलिए ये न्यूज में था, ध्यान में रखना। आपको याद होगा अभी भारत का पहला नाइट सफारी पार्क ये बनेगा लखनऊ में। अगर पूछे सबसे बड़ा सफारी पार्क ये कहाँ पे बनेगा,
तो हरियाणा में। और अगर पूछे कि डार्क स्काई पार्क कहाँ पे बनेगा, तो ये पेंच टाइगर रिजर्व में, जो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में आता है। और अगर पूछे कि भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी या नाइट स्काई रिजर्व ये कहाँ पे बनेगा, तो लद्दाख में बनेगा। तो मिलते जुलते ये प्रश्न है, इसलिए मैंने आपको एक साथ बता दिया, इनको ध्यान में रखना। अब बात यहाँ पे उड़ीसा की है, तो ये रहा मैप में उड़ीसा। देखो उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर हो गई, मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक और गवर्नर कौन। और यहाँ पे आपको इंद्रावती डैम मिल जाएगा, इंद्रावती नदी पे। हीराकुद डैम आपको यहाँ मिल जाएगा, जो कि सबसे लंबा डैम है, महानदी पे मिलेगा। ब्लैक पैगोडा टेम्पल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। किसे कहते हैं ब्लैक पैगोडा टेम्पल? कोणार्क सूर्य मंदिर को। अभी उड़ीसा में मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना शुरू हुई थी। अभी उड़ीसा के आपको याद हो तो रायगढ़ शॉल और कोरापुट जिले के काला जीरा चावल को जीआई टैग मिला था। अभी नागरिक उड्डयन जो मंत्री है हमारे कौन, ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने उड़ीसा में उत्केला हवाई अड्डे का उद्घाटन किया था। और भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक आर्क ये कहाँ पे खोजा गया था? उड़ीसा में ही। और उड़ीसा ने भारत का पहला क्षेत्रीय एआई न्यूज एंकर लॉन्च किया था, जिसका नाम है लीसा। और आपको याद हो तो हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में उड़ीसा को भूमि सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया था। तो इन सब कारण से उड़ीसा न्यूज में रहा है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में किस देश ने बच्चों के लिए मलेरिया के खिलाफ दुनिया का पहला नियमित टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया? तो आंसर होगा कैमरून। अफ्रीकी देश है ये कैमरून। और अभी ये बच्चों के लिए मलेरिया के खिलाफ दुनिया का पहला नियमित टीकाकरण कार्यक्रम शुरू करने वाला पहला देश बन गया है। ये अभियान अभी 22 जनवरी 2024 को ही शुरू हुआ और इसे अफ्रीका में मलेरिया से निपटने के प्रयास में बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि मलेरिया के कारण विश्व में जितनी भी मौतें होती है ना, तो यूं मान के चलो उसका 95% मौतें अफ्रीका में होती है। और इस टीकाकरण कार्यक्रम का लक्ष्य क्या है? इस वर्ष और अगले वर्ष कैमरून में लगभग 2.5 लाख बच्चों का टीकाकरण करना। अच्छा, टीकाकरण कर रहे हैं तो कौन सी वैक्सीन यूज की जा रही है, ये भी तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मॉस्क्यूरिक्स, आपको याद होगा इसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बनाया था और ये दुनिया की पहली मलेरिया वैक्सीन, मलेरिया का टीका बना था जिसे WHO ने मंजूरी दी थी। हालांकि ये लगभग 30% ही प्रभावी है और इसके लिए 4 खुराक की आवश्यकता होती है। अभी कुछ दिन पहले ही आपने पढ़ा होगा, मलेरिया फ्री होने वाला अफ्रीका का तीसरा देश बना था। कौन सा? केप वर्डे। उससे पहले 2 भी हो चुके हैं, मॉरिशस और अल्जीरिया। अच्छा, मलेरिया की बात करें तो आपको याद है मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है? तो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। जब वो आपको काटता है तो अगर उसके अंदर प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ होता है तो आपके ब्लड में चला जाता है, वही मुख्य कारण है मलेरिया होने का। और मलेरिया होता है तो कौन सी दवा इस्तेमाल की जाती है? कुनैन की दवा आपने सुना होगा, जो कि सिनकोना वृक्ष की छाल से बनती है। और वैसे मलेरिया डे हम कब मनाते हैं? 25 अप्रैल को मनाते हैं। मलेरिया को खत्म करने का हमारा लक्ष्य है 2030 का। अच्छा, जब मलेरिया होता है तो किस चीज की कमी हो जाती है? तो आरबीसी में कमी आ जाती है। वैसे बात यहाँ पे कैमरून की है तो आप मैप में जरूर देखो, ये रहा कैमरून, अफ्रीकी देश है। और इसकी कैपिटल क्या होती है? योंडे होती है, योंडे। और सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रैंक इसकी करेंसी है। प्रश्न देखते हैं। चलो फिर बताओ, अभी 75वें गणतंत्र दिवस की थीम क्या रही? तो आंसर होगा विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। आपको पता है अभी 26 जनवरी 2024 को हमने अपना 75वां गणतंत्र दिवस मनाया और इस बार गणतंत्र दिवस समारोह की थीम क्या रही? विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका, मतलब भारत लोकतंत्र की जननी है। अच्छा, इस बार के 75वें गणतंत्र दिवस समारोह से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही बन गया कि इस बार के चीफ गेस्ट कौन रहे? तो फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन। और इस बार जो गणतंत्र दिवस जो परेड थी उसमें पहली बार महिलाओं की त्रिसेवा टुकड़ी ने मार्च किया था और फ्रांस के 95 सदस्यीय मार्चिंग दल और 33 सदस्यीय बैंड दल ने भी परेड में हिस्सा लिया था। तो ये पॉइंट्स भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बताइए, अभी हाल ही में IWUF के द्वारा किसे वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला वुशु खिलाड़ी चुना गया है? तो आंसर होगा रोशिबिना। तो IWUF मतलब इंटरनेशनल वुशु फेडरेशन, और इसी के द्वारा अभी हाल ही में वर्ष की बेस्ट वुमेन वुशु प्लेयर चुना गया है रोशिबिना को। ये एक भारतीय है और कहां से हैं? मणिपुर के रहने वाली है। तो याद रखना, इनको अभी वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला वुशु खिलाड़ी चुना गया है। आपको बता दूं, अभी जो 2022 के जो एशियन गेम्स हुए थे, 19वां एशियन गेम्स हुआ था, उसमें इन्होंने सिल्वर जीता था। उससे पहले 2018 वाले जो एशियन गेम्स हुए थे उसमें इन्होंने ब्रॉन्ज जीता था। एक बार ये गोल्ड भी जीता इन्होंने 2019 के जो साउथ एशियन गेम्स हुए थे वहां पे। अच्छा, वुशु की बात करें तो इंटरनेशनल वुशु फेडरेशन हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है।
अच्छा, वुशु कौन सा गेम होता है? ये वुशु वुशु क्या है? ये वुशु वुशु तो ये चाइनीज मार्शल आर्ट होता है, इतना सा ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बताओ, वर्ष 2024 के दौरान कितने व्यक्तियों को वीरता के लिए राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा 2 को। तो अभी गणतंत्र दिवस के अवसर पर पुलिस, अग्निशमन सेवा, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा और सुधार सेवाओं में कुल 1132 कर्मियों को वीरता और सेवा पदक से सम्मानित किया गया। वैसे मैं आपको बता दूं कि इन पुरस्कारों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। वीरता के लिए राष्ट्रपति पदक, वीरता के लिए पदक, विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक और सराहनीय सेवा पदक। तो वीरता के लिए राष्ट्रपति पदक दिए गए 2 व्यक्तियों को, बाकी वीरता के लिए पदक ये 275 व्यक्तियों को दिए गए, विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक 102 कर्मियों को दिए गए और सराहनीय सेवा पदक 753 को। लेकिन हमारे प्रश्न में क्या पूछा था, कितने व्यक्तियों को वीरता के लिए राष्ट्रपति पदक दिए गए? तो आंसर होगा 2 को। और इन दोनों के नाम भी मैं आपको बता देता हूं। एक थे सांवला राम विश्नोई और एक शिशुपाल सिंह थे। ये दोनों बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान थे और ये दोनों संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में अफ्रीकी देश कांगो में तैनात थे, लेकिन 2022 में शहीद हो गए। ये राजस्थान के निवासी थे। तो गाइज, ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन। कैसा लगा आपको सेशन कमेंट करके जरूर बताना। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी सेशन खत्म हो गया, अब वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। बाकी पद्म पुरस्कार वाला वीडियो आप देख लेना। चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का मैं आपको क्विक रिवीजन कराता हूँ और फिर सेशन एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा था, किसे आईसीसी ने 2023 के लिए सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी के लिए चुना? तो आंसर होगा पैट कमिंस। फिर पूछा, अभी राष्ट्रीय मतदाता दिवस आपने मनाया 25 जनवरी को, किस अरब देश में पहली बार शराब की दुकान खोली जाएगी? तो सऊदी अरब। टेनिस के युगल वर्ग में शीर्ष वरीयता हासिल करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए कौन? रोहन बोपन्ना। भारत के इक्विटी मार्केट में विश्व में कौन सा स्थान हासिल किया? तो 4थे नंबर पे आ गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने गणतंत्र दिवस के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कौन सा अभियान शुरू किया? हमारा संविधान हमारा सम्मान। किस भारतीय मूल के व्यक्ति को फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया? अजीत मिश्रा। किस देश की सेना में उन्नत घरेलू ड्रोन अबाबिल 4, अबाबिल 5, अराश, बावर और करार इसको शामिल किया गया? तो ईरान। जनवरी 2024 में किस राज्य में नारंगी उत्सव मनाया गया? नागालैंड। और आखिरी प्रश्न था कि भारत ने दुनिया का पहला ग्रीन अमोनिया की आपूर्ति के लिए किसके साथ समझौता किया? तो आंसर होगा जापान। कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल की वीडियो में आपसे पूछा था, अभी जांस्कर महोत्सव कहाँ पे मनाया गया? तो आंसर होगा लद्दाख। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।